सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत हम लगातार उन लोगों से रूबरू हो रहे थे जो इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका दो होती है, या तो आप चुनाव लड़ रहे होते हैं या चुनाव लड़ा रहे होते हैं। पर आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो न चुनाव लड़ रहा है न चुनाव लड़ा रहा है, पर फिर भी सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित शहर यानी इंदौर। इस इंदौर क्षेत्र से प्रत्याशी थे अलग अलग लोग, कुछ निर्दलीय, कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के। उनमें से एक नाम था बम, अभय कांति बम। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मैदान में बतौर प्रत्याशी उतारा था, लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी दिन एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट इस रूप में हुआ कि अभय कांति बम अपना नामांकन वापस ले लिए और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ओतप्रोत अपने आप को बताते हुए भाजपा परिवार का हिस्सा हो गए। ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने ये विस्फोट किया वो अभय कांति बम इस समय रात के 1 बजे हमारे साथ मौजूद है। तो बम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भैया। और शुरुआत इसी से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोचा था भाजपा पे बम फोड़ेंगे, बम कांग्रेस पे ही फूट गया। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतना बड़ा कदम आपको उठाना पड़ गया? भैया, मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था करीब आज से 1 महीने पहले जी। और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा का चुनाव व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ता है। और उसका जो पूरा सिस्टम होता है, उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि एक्टिवली काम करते हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव मुद्दों का होता है, चुनाव आम जनता के बीच में जाके अपनी बात रखने का होता है। लेकिन जो मैंने चुनाव लड़ रहा था, कितनी विषम परिस्थितियां हैं सबको पता है। क्योंकि मुझे भी टिकट दिया गया था तो शायद मेरे कहीं ना कहीं पुरानी वर्किंग को देख कर दिया गया होगा। जब आप एक विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो पूरी विधानसभा आपके कंट्रोल में होती है, क्योंकि आप वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जब भी आपका लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में जब भी कैंडिडेट का खोज होती है या फाइनलाइजेशन होता है, उसके मापदंड अलग होते हैं। तो उसके मापदंड अलग होते हैं क्योंकि वो चुनाव पार्टी या संगठन लड़ता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कलयुग में कुछ चीज़ चलेगी तो वो है संघे शक्ति कलयुगे जी। कि अगर कलयुग में वही आदमी जीत पाएगा जिसके पास संघ होगा, जिसके पास संगठन होगा जी। ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये संघ तो जो है भाजपा के साथ था, ये तो आप राजनीति में सक्रिय थे, तब से आपको पता था। इसका बोध अचानक कैसे हुआ? संघ का मेरा मतलब यहाँ से कहने का ये था कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहाँ टीम होगी, जहाँ काम करने वाले कर्मठ लोग होंगे, जहाँ कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, वहाँ काम कर पाओगे आप। और कांग्रेस पार्टी में तो समय आपने इतने समय से लगाया हुआ था। कांग्रेस कैसी है, कांग्रेस के लोग कैसे हैं, कांग्रेस के काम के तरीके कैसे हैं, और कांग्रेस के सामने भाजपा में कौन कौन है, इन सब की तो आपको जानकारी थी। जानकारी बिल्कुल थी, लेकिन जब भी आप काम करते हैं तो मैंने जो काम करा था विधानसभा का काम किया था। विधानसभा में जब मैं 4 नंबर विधानसभा काम कर रहा था तो मात्र 13 वार्ड थे। अब 13 वार्ड में 230 बूथ का चुनाव लड़ना और लोकसभा में 8 विधानसभा का 2600 बूथ का चुनाव लड़ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको यहाँ से उज्जैन जाना है, गाड़ी खराब भी हो गई तो 10 किलोमीटर पैदल जा सकते हो आप। लेकिन अगर आपको बम्बई जाना है और अगर आपकी गाड़ी देवास में ही जाके अटक जाए तो फिर आप इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर पाओगे। पर आप ऐसे सफ़र पे निकले क्यों, जिस सफ़र के संदर्भ में अतीत के अनुभव इतने बुरे हैं? भाई, कांग्रेस के लिए इंदौर लोकसभा तो हमेशा एक दर्दनाक अनुभव से गुजरती है। पिछला चुनाव भी कांग्रेस कितने मंत्रों के अंतर से हारी, शायद अनुमान लगाना मुश्किल हो। तो ऐसे में अभय कांति चुनाव लड़ने के लिए तैयार क्यों हुए लोकसभा का? लोकसभा में जब आप चुनाव लड़ते हो तो एक व्यक्तिगत इमेज आदमी की होती है। उस व्यक्तिगत इमेज को लेके आप कितनी दमदारी से अपनी बात रख सकते हो। बात रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होता है। ऊपर से दिखता है कि सब चीज़ें ठीक है, व्यवस्थित है, लेकिन अगर आपको कार्यकर्ता तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, अगर आपको बूथ कार्यकर्ताओं से मिलने ही नहीं दिया जाएगा, अगर ये लगेगा कि आपका कोई जमींदारी सिस्टम चल रहा है और आपको एक चैनल ही फॉलो करना है और वो चैनल का कुछ अपना सिस्टम है, वो करने के बाद भी अगर वो चैनल एक्टिव नहीं होगा तो आदमी काम कैसे करेगा? तो किसके कंट्रोल में है कांग्रेस? किसने अभय कांति को जो है काम नहीं करने दिया, अभय कांति को लोगों के पास पहुंचने नहीं दिया?
मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी इस पर नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे 1 महीने लगातार कोशिश करने के बाद भी और इतने बूथों पे जाने के बाद भी मुझे बूथों के लोगों से मिलने ही नहीं दिया गया, बात नहीं करने दी, और जो पार्टी का प्रचार प्रसार करना था वो वहाँ तक पहुँचाने नहीं दिया उन्होंने। किससे डर रहे हैं अभय गांधी जी? जब इतना बड़ा कदम उठा लिए तो जिन्होंने आपको ये निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया, उनका नाम लेने से संकोच किस बात के कारण? किससे डर रहे हैं? बात सिर्फ 1 या 2 आदमी की नहीं होती है, एक पूरा सिस्टम होता जी। है और एक पूरा सिस्टम काम करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप आम जनता के बीच में जाते हो और उनकी बातों को समझते हो, उनके दर्द को समझते हो, उनके मर्म को समझते हो, तो आपको समझ में आता है कि देश एक्चुअली किस दिशा में जा रहा है। जब आप एक विधानसभा की बात करते हो, कुछ वार्डों में जाते हो, वहाँ का कैटेगरी ऑफ पीपल बहुत अलग होता है, लेकिन जब आप लोकसभा में जाते हो तो उसमें कैटेगरी पीपल जो कि एक मास है, वो मास क्या चाहता है? मास आज राम राज्य चाहता है, मास आज सनातन को आगे लेकर जाना चाहता है, मास आर्थिक तरक्की चाहता है, मास जो चाहता है कि देश विश्व गुरु बने। और इसके लिए जो आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, शायद देश उनके साथ पूरा का पूरा उनके पीछे चल रहा है। अभय गांधी जी किसको देखकर भाजपा में आए? जीतू पटवारी से नाराज होकर आए, शंकर लालवानी से प्रभावित होकर आए, कैलाश विजयवर्गीय के चमत्कार से आए, मोहन यादव को देखकर आ गए, या मोदी जी सपने में आए तो भाजपा में चले आए? सबसे बड़ी बात है राम भगवान का मंदिर बनना और राम राज्य की बात करना। ये बात करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी आज कलयुग के ज़माने में, जहाँ हर आदमी कर्मवीर है, कर्मों के पीछे भाग रहा है, अपनी रोटी के पीछे भाग रहा है, उस देश में जो देश को जाना ही संस्कार के लिए जाता है, संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज आदमी के अंदर धर्म का प्रेरणा डालना, उसको अपने आराध्य देव के पास लेकर जाना, उसको ये मानना है कि जहाँ पर भी आप हो, आपके देव आपको देख रहे हैं, आपका धर्म आपको देख रहा है, आपका जो भी कर्म होना चाहिए वो न्यायप्रिय और धर्म प्रिय होना चाहिए। आज धर्म से लोगों को जोड़ कौन रहा है? आज धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज मैं इतने सारे घरों में जाता हूँ, कॉलेज चलाता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं, क्या संस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले जो बच्चों में एक भगवान को लेके एक नदारतपना था, सिर्फ कर्म करके आगे बढ़ने की जो एक चाह, लालसा थी, वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है। लोगों का जुड़ाव भगवान की तरफ अब आया है, और ये क्यों आया है ये हम सब जानते हैं। ये अभय गांधी जी को ये बोध कब आया? भाई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को हुई, उसके बाद तो अभय गांधी जी ने अपना नामांकन कांग्रेस से भरा। ये बोध तब आया क्या जब लोग बोल रहे हैं कि अभय गांधी जी के ऊपर 17 साल बाद धारा 307 लग गई। समुद्र की सतह को देखो और डाइव कर आओ, दोनों में फर्क होता है जी। आज महेश्वर का घाट जहाँ से शुरू होता है वहाँ इतना गहरा है कि मालूम नहीं पड़ता कितना गहरा है। तो आप गहराई में कौन ले गया आपको? गहराई में तो मैं खुद ही गया जब लोकसभा लड़ रहा था, क्योंकि आम जनता के बीच में मुझे जाना पड़ा। आम जनता के बीच में जाके जब मैंने डिबेट करी, आम जनता के बीच में जब जाके मैंने घरों पे बात करी, जब आज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिला, आज जो अलग अलग एनजीओस काम कर रहे हैं उनसे मिला, तो समझ में आया कि देश ये जो इतने गहरे गड्ढे में आप चले गए थे, उसे निकालने के लिए हाथ किसने आगे बढ़ाया? शंकर लालवानी ने, डॉक्टर मोहन यादव ने, कैलाश विजयवर्गीय ने, किसका हाथ बढ़कर आप तक पहुंच गया निकालने के लिए? सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि ये जो विचार था कि काम करना है, और चूंकि मैं इंदौर में ही काम करता हूँ और इंदौर से ही प्यार करता हूँ, और मुझे कोई कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले 30-40 साल में इंदौर का जितना विकास आदरणीय कैलाश जी ने करा है उतना मैंने किसी और को नहीं कहा। ये मैं कह सकता हूँ और अपफ्रंट कैमरे के सामने कह रहा हूँ। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं विकास की बात करूं, देश के विकास की बात करूं, तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जीडीपी को बढ़ाया और देश का जो वर्चस्व बनाया, वो किसी से आज छुपा हुआ नहीं है। और सर्वप्रथम आज भगवान राम में आज की जनरेशन में उनके लिए आस्था आना, ये सबसे बड़ा काम है। क्योंकि आप राम जी तो ठीक है, पर काम की बात बताओ ना अभय जी। ये कांग्रेस का प्रत्याशी अपना नामांकन खींचकर भाजपा में आ गया, तो ये अभय कांति जी ने आवाज पहले लगाई या भाजपा से आवाज अभय कांति जी के पास गई? कांग्रेस का प्रत्याशी अक्षय बम बना 1 महीने पहले जी। उसके पहले अक्षय बम इस देश का नागरिक है, उसके पहले अक्षय बम एक युवा है, उसके पहले अक्षय बम एक सनातनी है, और अक्षय बम की अपनी भी कोई विचारधारा है। आज 45 साल का जो अक्षय बम है वो सिर्फ 1 महीने के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी था, लेकिन उसके पहले का भी तो उसने जीवन जिया है, वो जीवन भी तो उसने देखा है। अरे वो तो सब ठीक है, पर असल बात तो बताओ, पहल कहां से हुई? अक्षय बम भाजपा के दरवाजे गए या भाजपा चलकर अक्षय बम के दरवाजे आई?
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि लड़की वाले पहले लड़कों के घर गए या लड़के वाले लड़की के घर। बंधन अच्छा हुआ, शादी अच्छी हुई, शादी धूमधाम से हुई, ये ज़्यादा अरे महत्वपूर्ण भैया तलाक पहले किसने कराया ये भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। तलाक या संबंध विच्छेद की बात नहीं है, यहाँ ये बात है कि जहाँ आप काम कर रहे थे वहाँ आपका योग नहीं बना। पर लोग बोलते हैं जीतू पटवारी से अक्षय बम के बहुत ही मधुर संबंध थे, उन संबंधों का क्या हुआ? संबंध तो हमेशा से मधुर थे, कभी पार्टी के लिए नहीं थे। लेकिन जीतू पटवारी की जो लागत बलानत आपके इस कदम के कारण हो गई, हर तरफ से आवाज आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष से अपना घर ना संभला, अपना व्यक्ति ना संभला, पार्टी क्या संभालेगा? क्या कहते हैं आप अपने पुराने साथी के भविष्य को लेकर? कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर हुआ होगा। अगर मैं लड़ता और कुछ और रिजल्ट आते तो ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है जी। तो ये ज़्यादा बेहतर हुआ उनके लिए। तो आपने उनका भविष्य बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया, ये माना एक जाए? तरह से आप कह सकते हैं। तो आप कैलाश जी के साथ अपनी नई संबंध निभा रहे हैं, या जीतू पटवारी के प्रति आपका प्रेम इतना उमड़ा कि उन्हें बेइज्जती से बचाने के लिए आप मैदान से हट गए? सीधी सी बात है, मैं इंदौर के लोगों की आवाज़ बनना चाहता था। जब मैं काम कर रहा था मैंने ये बात बोली, आवाज़ जब बन सकते हो जब आप विकास करने का मादा हो, और विकास कैसे किया जाता है ये आपको समझना ज़रूरी है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश जी भाई साहब के अलावा इस को डिफाइन करना इंदौर में किसी के लिए या मध्य प्रदेश में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अक्षय बम इंदौर की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो क्या भविष्य के लिए आश्वासन मिला अक्षय बम को? क्या बना दी जाएंगे अक्षय बम जिससे आवाज़ बन जाएंगे? आवाज़ बनने के लिए ना तो कभी किसी पद पे होने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी चुनाव लड़ने की आवाज़ बनना चाहते हैं। आप सही के लिए आवाज़ सही प्लेटफॉर्म पे उठाओ तो भी काम हो जाता है। अगर आज आदरणीय कैलाश जी और मैं कैलाश जी को कहता हूँ कि साहब हमें वर्टिकल सिटी पे काम करना चाहिए, साहब हमको आईटी इंडस्ट्रीज़ पे काम करना चाहिए, और अगर वो उसके लिए काम कर रहे हैं और वो बात हो रही है, तो इंदौर की आवाज़ आपने पहुँचा दी सही जगह और इंदौर का काम करा दिया। कैलाश जी तक तो ये आवाज़ यहाँ का सड़क का आदमी भी पहुँचा देता है, वहाँ भी सुन ली जाती है, उसके लिए भाजपा में आने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। कैलाश जी के विषय में तो क्या है कि जितना भाजपा के लोग उनसे बात नहीं करते उतना दूसरी पार्टियों के लोग बात करते हैं, या अक्षय जी को अपनी बात कहने के लिए भाजपा ही होने की जरूरत क्यों पड़ गई फिर? सबसे बड़ी बात है ना, जिस गुरु के पास अगर ज्ञान होगा तो हर तरह से आदमी आएगा उससे लेने के लिए। तो ये ज्ञान भी एक शिष्य हो। तो ये ज्ञान प्राप्त करने में देर नहीं होगा? अक्षय हमको इस बात का अफसोस नहीं है, या भाजपा में आने में थोड़ी देर कर गए? थोड़ा और पहले आ जाते तो थोड़ी ज्यादा बड़ी आवाज हो जाते। नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं इस मामले में जी। मैं बहुत जल्दी आया हूँ। अगर किसी आदमी का राजनीतिक भविष्य अगले 30-35 साल का है और अगर वो 2 साल में सही जगह पहुँच गए तो कहाँ गलत हुआ? वो मैं तो बराबर टाइम से हूँ। तो क्या अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं? जब आप बोल ही रहे हैं कि आपका 30-35 साल का भविष्य है, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि कोई चुनाव थोड़ी है, कोई पद पर आना जरूरी थोड़ी है, भविष्य भी बता रहे हैं, पद भी नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे क्या हैं। देख पा रहे हैं? क्या व्यापार में समृद्धि ज्यादा मिल जाएगी ये देख पा रहे हैं? कुछ और चीज देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं अक्षय बम अपने लिए? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बोलते हैं कि राजनीतिक भविष्य का कभी भी मतलब ये नहीं होता है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, या कोई पद लेना या कोई पद पाना। महत्वपूर्ण होता है दुखी की, शोषित की आवाज़ उठाना, उनका काम करना, ये महत्वपूर्ण होता है। और रही बात व्यापार समृद्धि की, तो व्यापार समृद्धि अगर मुझे करना ही होता, और जिस तरह से मैंने नामांकन डाला है, भगवान की दुआ से अकेला बच्चा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी इच्छाएं और तृष्णा नहीं है, पर इतना है कि जीवन भर बैठ के खा सकता हूँ, तो वो कोई तृष्णा नहीं है मेरी, और ना ही वो कभी तृष्णा रहे। आगे पुराने मित्र तो आपके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, देश के भविष्य को लेकर भी बहुत चिंतित। वो जीतू पटवारी जी बताया आपके वाले घटना के बाद, अरे क्या बताएं, एक रावण ने सीता का हरण किया था और अब जो है अक्षय बम का हरण जो है भाजपा कर ले गई। सीता वाली हालत में आप हो गए। क्या कहते हैं लोग आपके लिए इस तरीके से चिंता कर रहे हैं भाई? अगर आपको ऐसा लगता है कि अक्षय का हरण हुआ है और अक्षय को उठा के ले जा रहे थे, तो आपको अपनी लक्ष्मण रेखा खींच के रखनी थी। नहीं तो लक्ष्मण जी जब अपनी रेखा खींच के ना रोक पाए तो जीतू पटवारी बेचारे क्या रोक पाते? बिल्कुल गलत है ये तथ्य, इसमें कोई दम नहीं है। सीधी सी बात है, संगठन काम करता है, संगठन का काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश जिस तरह से आगे जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अगर विश्व गुरु बनने वाला है, मध्य प्रदेश का इंदौर इंटरनेशनल मैप पे आने वाला है, तो इस आहुति में अगर मुझे अपने काम की थोड़ी सी आहुति देना पड़े तो मुझे देना चाहिए। तो आपने तो पूरी कांग्रेस पार्टी की आहुति दे दी अक्षय बम जी। आपके कारण से इंदौर से आज कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। आपको कुछ अपराध बोध है इस संदर्भ में कि मैंने ये कदम पहले उठा लिया होता तो कम से कम कांग्रेस पार्टी किसी और को तो मैदान में उतार लेती? आपके कारण से आज इंदौर के लोग कांग्रेस को वोट देने से वंचित रह गए।
इंदौर के लोग अगर आज वोट देते भी और अगर कोई और लड़ता भी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो ये गलत बात है। और अगर वाकई पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो मैं ये कह सकता हूँ बाकी कैंडिडेट्स भी जो अभी इंटरव्यू सुनेंगे जब ये लाइव जाएगा, कि पहले आप बात कर लें कि कौन क्या काम करेगा और उसका दायित्व फ्रीज कर ले, फिर आए, नहीं तो आपका भी शोषण वैसा हो सकता है जैसा अक्षय बम का हुआ है। तो अक्षय बम को तकरीबन 36 घंटे हो गए भाजपा में आए हुए, क्या अंतर देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के? इतना बड़ा अंतर है कि 36 घंटे में, जब मेरे पास लोकसभा का टिकट था तो मैं 6 घंटे काम करता था और पिछले 36 घंटे से मैं 28 घंटे काम कर चुका हूँ। तो आपको लग नहीं रहा कहाँ फंस गया मैं? बढ़िया मस्त जिंदगी चल रही थी, ये किन लोगों के चक्कर में फंस गया? ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं। फंसने के लिए तो आया ही था जी। मस्त जिंदगी होती तो आता क्यों? जी, मस्त जिंदगी तो थी, आया ही काम करने की नीयत से था और काम करने को मिल रहा है तो खुश हूँ। तो अपने इस फैसले के संदर्भ में इंदौर संसदीय क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगे अक्षय बम जी? जो फैसला उन्होंने लिया इस पर कई सवाल हैं, आप हैं और जनता है, कुछ कहेंगे अक्षय बम जी? मैंने एक नारा दिया था इंदौर के लिए और मैं उस पर आज भी कायम हूँ, क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, ड्रीम इंदौर, हैप्पी इंदौर। इन 4 चीज़ों पे काम करना है, एक हो चुकी है, बाकी 3 पे काम करना है। आदरणीय कैलाश जी, मोहन यादव जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में जैसा मुझे ये कार्यकर्ता बनाए कि जो मुझे जवाबदारी और जिम्मेदारी देंगे उस तरह की जवाबदारी और जिम्मेदारी निभा के इंदौर की जनता के लिए काम करूँगा। तो अक्षय बम जी का कहना है हैप्पी इंदौर, ड्रीम इंदौर। तो को अक्षय बम जी कुछ ड्रीम देख रहे हैं, खुश वो बहुत है, ये उनके चेहरे से दिख रहा है। पर उनकी खुशी क्या जनता के साथ मिली है या भाजपा में आने की है, ये सवाल है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन इतना तय है कि इंदौर के इस घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक हलचल जरूर पैदा की है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि देश मोदीमय हो चुका है, देश भाजपा के साथ जाने के लिए तत्पर है। देश का तो पता नहीं, पर इंदौर और अक्षय बम भाजपा के साथ जा चुके हैं। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी व्यवस्था के बीच आपने समय निकाला और अपने मनोभावों को हमसे साझा किया। आपको शुभकामनाएं आपके आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए। और दोस्तों, चुनावी संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सदा प्रणाम।